भारत में महंगाई कौन कंट्रोल करता है? क्या आप सभी ने गौर किया है? इसके पीछे कौन से कारक ज़िम्मेदार हैं? आइए हम देखते हैं। तो इसके पीछे जो महत्वपूर्ण कारक ज़िम्मेदार है, वो है आरबीआई की मौद्रिक नीति और सरकार की राजकोषीय नीति। इसके माध्यम से ही दिन प्रतिदिन की महंगाई या साल दर साल की जो मुद्रास्फीति है यानी महंगाई है, उसको कंट्रोल किया जाता है। मार्केट में कितना पैसा आएगा, कितना पैसा सोख लिया जाएगा, ये सब यही नीतियाँ तय करती है, जिसकी वजह से हमारी महंगाई कंट्रोल में रहती है और रोज़गार को, निवेश को प्रोत्साहन मिलता है और वित्तीय स्थिरता हमारी बनी रहती है। तो महत्वपूर्ण ये नीतियाँ होती है जिसको मौद्रिक नीति कहते हैं और इस वीडियो में हम मौद्रिक नीति के बारे में ही जानने वाले हैं, जो कि यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखना, आप इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो आपके कॉन्सेप्ट यूँ क्लियर हो जाएंगे, आप कभी नहीं भूलने वाले हैं। तो आइए हम बात करते हैं इस मेन टॉपिक के ऊपर। सबसे पहले हम बात करते हैं कि आरबीआई की कितने प्रकार की नीतियाँ होती है। दो प्रकार की नीतियाँ होती है, एक को कहते हैं मात्रात्मक नीति, उसके बाद आता है गुणात्मक नीति। तो सबसे पहले मैं मात्रात्मक नीति की बात करता हूँ, जिसमें सीआरआर, एसएलआर, फिर उसके बाद रेपो रेट हो गया, रिवर्स रेपो रेट, एसडीएफ, एमएसएफ, फिर ओपन मार्केट ऑपरेशन, इन सब चीज़ों के बारे में बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा गुणात्मक उपकरण क्या होते हैं और किस प्रकार से जो आरबीआई है मौद्रिक नीति के माध्यम से बाजार में, अर्थव्यवस्था में तरलता को नियंत्रित करती है, समायोजित करती है, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। तो चलिए बात करें। आप सब रेडी हो ना? चलिए फिर बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सीआरआर यानी कैश रिजर्व रेशियो, नकद आरक्षित अनुपात। सीआरआर क्या है? तो सीआरआर एक दर है। क्या याद रखना है? सीआरआर एक दर है जो कि आरबीआई द्वारा तय की जाती है। लेकिन ये दर क्या काम करता है? तो जो वाणिज्यिक बैंक है, जैसे कि एसबीआई हो गया, एचडीएफसी हो गया, या आईडीबीआई हो गया, पंजाब नेशनल बैंक हो गया, है ना, हैदराबाद बैंक हो गया, बहुत सारे, बैंक ऑफ इंडिया हो गया, कोई भी वाणिज्यिक बैंक, वो जितने भी उसके पास जमा आ रहे हैं ना, चाहे जमा कोई भी करे, जमा नेट डिपॉजिट के रूप में किया जाता है या टर्म लाइबिलिटी के रूप में किया जाता है, तो जितना कुल जमा उसके पास आ रहा है उसको एनडीटीएल कहा जाता है। एनडीटीएल, ओके। और ये एनडीटीएल का एक निश्चित राशि आरबीआई के पास नगद के रूप में रखना अनिवार्य होता है। अनिवार्य नगद के रूप में। यहाँ पे तीन चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एंड यहाँ पे सीआरआर की दर और कैश के रूप में आरबीआई के पास रखना और अनिवार्य। तो यहीं से क्वेश्चन आपको फंसा सकता है यूपीएससी, तो इसको ध्यान रखना, अनिवार्य और कैश के रूप में। और यह पैसा बैंक के पास ऋण देने को उपलब्ध नहीं होता, क्योंकि मान लो कि 4.5% तय किया सीआरआर आरबीआई ने, तो 4.5% जितना भी एनडीटीएल होगा किसी भी एक बैंक का, मान लो कि 100 करोड़ है, तो 4.5% उसका कितना हो जाएगा? 100 करोड़ का कितना हो जाएगा? 45 लाख हो जाएगा। नहीं, 4.5 करोड़ हो जाएगा। ठीक है, तो 4.5 करोड़ क्या करेगा वो? आरबीआई के पास रखेगा कंपलसरी, और ये फिर वो कम कर देगा अपना एनडीटीएल का हिस्सा, उसमें कम कर देगा, 4.5% में माइनस कर देगा। अब इसको हम उदाहरण से समझते हैं, एग्जाम्पल से। यदि सीआरआर आरबीआई बढ़ा देती, मान लो कि पहले 4.5% थे, अब सीआरआर 5% कर देती है, तो होगा क्या? मान लो कि एनडीटीएल किसी बैंक के पास 1000 करोड़ है, तो 5% उसका कितना हो गया? 50 करोड़। 50 करोड़ इसको आरबीआई के पास रखना होगा, और फिर उस बैंक के पास कितना बच जाएगा? 950 करोड़। तो 950 करोड़ उसके पास अवेलेबल है ऋण को प्रोवाइड करने के लिए, मार्केट में ग्राहकों को, यानी जनता को, व्यापारियों को, इन्वेस्टर्स को ऋण देने के लिए ये उसके पास उपलब्ध है बैंक के पास। तो सोचो, जब उसके पास, बैंक के पास ऋण कम होगा तो ब्याज दर को बढ़ा करके ऋण देगी। ब्याज दर को बढ़ा करके ऋण देगी तो हो सकता है कि ऋण तो ऐसा तो नहीं कि छोटा मोटा ऋण लिया जाता है, करोड़ों में लिया जाता है, तो भारी पड़ जाएगा, आधा आधा परसेंट भी, 1% भी। तो ब्याज दर अगर बढ़ा करके देगी वाणिज्यिक बैंक, तो ग्राहक या फिर व्यापारी या उत्पादक वर्ग जो हैं वो ऋण कम लेंगे। ऋण कम लेंगे तो वस्तु, उनके हाथ में पैसा कम आएगा और वस्तु सेवाओं की मांग करेंगे, तो इस वजह से उत्पादक वर्ग वस्तु सेवाओं का उत्पादन कम कर देगा, और इस वजह से महंगाई क्या हो जाएगी? नियंत्रित हो जाएगी। कैसे? क्योंकि बाजार से तरलता को सोखने का काम किया, क्योंकि यहाँ पे सीआरआर दर बढ़ा रहा होता है। तो सिंपल सा एक ट्रिक याद रखना कि आरबीआई जब भी किसी भी दर को बढ़ा रही होगी ना, तो मार्केट से वो तरलता को सोखने का काम करेगी। यानी पैसा जो है मार्केट से उठ करके कहाँ जा रहा होगा? आरबीआई के पास जा रहा होगा। ओके, आरबीआई के पास जा रहा होगा, या बैंक अपने पास एक रिजर्व के रूप में रख रहे होंगे, तो पैसा उनको ऋण देने के लिए कम हो जाएगा। ऋण देने के लिए कम हो जाएगा तो ब्याज दरों को बढ़ा करके ग्राहकों को ऋण दिया जाएगा, चाहे मैं हूँ, आप हो, कोई व्यापारी हो, कोई भी हो, या आपका कोचिंग इंस्टीट्यूट वाला हो, अगर वो भी ऋण लेना चाहेगा, अगर ब्याज दर बढ़ा करके देगी, तो इसका मतलब सरकार क्या कर रही है यहाँ पे, या आरबीआई क्या कर रही है? मुद्रास्फीति को नियंत्रित कर रही है। मुद्रास्फीति का मतलब क्या होता है? महंगाई का बढ़ जाना। लेकिन केवल महंगाई का बढ़ जाना ही नहीं होता है। मुद्रास्फीति का मतलब महंगाई का बढ़ जाना प्लस
मुद्रा की क्रय शक्ति में कमी आ जाना, ये मुद्रास्फीति कहलाती है। तो यहाँ पे मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने की बात की जाती है और मुद्रास्फीति भी कई प्रकार की होती है। इसके लिए मैंने प्रॉपर एक वीडियो बनाया है, तो उसको जा करके देख लेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाएंगे, ठीक है ना। अब घटा देंगे तो क्या होगा, यदि हम CRR को घटा देंगे तो क्या होगा। अगर मान लो बैंक के पास 1000 करोड़ है, 1000 करोड़ है तो मान लो कि पहले 4.5% आप 4% कर दिए, तो यानी 40 करोड़ अब RBI के पास कंपलसरी नगद के रूप में रखना होगा। और अब ये पहले 950 करोड़ बच रहे थे जब दर 5% थी, अब 4% है तो 960 करोड़ बैंकों के पास आ गया, यानी 10 करोड़ फालतू आ गया। तो जो वो फालतू आया अब क्या करेगी कि सस्ते दरों पर लोन को प्रोवाइड करेगी कोई भी बैंक। तो लोग यानी ग्राहक ज़्यादा लोन लेंगे, ज़्यादा लोन लेंगे तो हाथ में पैसा ज़्यादा आएगा, हाथ में खुजली होगी, वस्तु सेवाओं की मांग ग्राहक ज़्यादा करेंगे। उत्पादक वर्ग भी जो भी जिस भी चीज़ का वो उत्पादन कर रहे हैं उसके लिए कच्चे मटेरियल की मांग ज़्यादा करेंगे। ज़्यादा करेंगे तो इसका मतलब उत्पादक वर्ग वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा करेगा और इससे फिर क्या होगा, अर्थव्यवस्था पटरी पे आने लगेगी और वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होने लगेगा, जिससे जीडीपी बढ़ेगी तो रोज़गार भी बढ़ेगा, क्योंकि उन वस्तु सेवाओं का उत्पादन करने के लिए हमें श्रमिक भी तो चाहिए ना। तो रोज़गार भी हमें ज़्यादा देने मिलेगा। तो इसलिए कहा जाता है कि RBI मौद्रिक नीति के माध्यम से रोजगार और निवेश को प्रोत्साहन देती है और इससे वित्तीय स्थिरता को बनाए रखते हैं, मुद्रास्फीति को कंट्रोल करती है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, या यहाँ पे जो मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इसको जरूर याद रखना, काम आएगा आपको क्वेश्चंस को समझने में, किसी भी RBI की मौद्रिक नीति के क्वेश्चन को समझने में। तो यहाँ पे इसलिए थोड़ा मैंने आपको ज़्यादा टाइम दिया समझाने के लिए, ताकि आपको क्लियर तरीके से समझ में आ जाए, किसी प्रकार की कोई परेशानी आपको ना हो समझने में। और फिर भी आ गई है परेशानी, हो गई है, तो कमेंट में ज़रूर बता देना, हम उसको वहाँ पे सॉल्व कर देंगे। अब CRR मौद्रिक नीति का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग RBI अर्थव्यवस्था में तरलता और मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए करता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखना। अब हम बात करते हैं SLR। हमने CRR को पढ़ लिया, लेकिन अब SLR क्या होता है। अब SLR की बात करें तो देखो, वहाँ पे केवल कैश के रूप में अनिवार्य तौर पर रख रही थी RBI के पास, लेकिन SLR क्या काम करता है, इसका हिंदी मतलब होता है सांविधिक तरलता अनुपात। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि वहाँ पे तो केवल नगद रूप में CRR, लेकिन यहाँ पे नगद रूप में तो रख ही लिए, और लेकिन उसके अलावा सोना के रूप में और सरकारी प्रतिभूतियों के रूप में RBI के पास नहीं, किसके पास, खुद वाणिज्यिक बैंक अपने पास रखती है इन 3 फॉर्म में। ये तरलता के 3 फॉर्म है, नगद, सोना और सरकारी प्रतिभूतियाँ। और क्या आपको पता है कि तरलता किसको कहते हैं, अभी आपको मैं बताता हूँ, हो सकता है कि कई सारे बच्चों को नहीं पता हो। तो तरलता का मतलब क्या होता है कि किसी भी वस्तु और सेवा में तुरंत कन्वर्ट हो जाना। यानी अगर कैश हमारे पास पैसा है, मान लो कि 1000 रुपये है, तो हम आसानी से कोई भी वस्तु और सेवा खरीद सकते हैं। तो यानी इसकी तरलता बहुत ज़्यादा हुई। मान लो, चलो उसको छोड़ो, मान लो हमारे पास 20 लाख रुपए कैश हैं, तो हम आसानी से कोई भी प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं या कोई भी कार खरीद सकते हैं, मना नहीं करेगा सामने वाला, क्योंकि सबसे ज़्यादा तरल क्या होता है, कैश होता है। आसानी से किसी भी वस्तु और सेवा में परिवर्तित हो सकती है कैश। लेकिन वही अगर सोने की बात करें, सोना, तो गोल्ड से मान लो कि हम कार खरीदना चाहें, हो सकता है कि वो कंपनी, मान लो कि हम टाटा का कोई भी कार खरीदने, रेंज रोवर खरीदना चाह रहे हैं, तो हो सकता है कि वो सोना ना ले, कि हम सोना नहीं लेंगे, ओनली कैश लेंगे। अब कैश तुम ऑनलाइन दो या फिर ऑफलाइन दो, तो कैश में डील करते हैं, सोना नहीं लेंगे, तो यानी इसकी तरलता कम होगी, है ना। लेकिन कैश हो तो तुरंत ले लेते हैं, तो गोल्ड की तरलता कम होगी और सरकारी प्रतिभूति उससे भी कम होगी। हो सकता है कि कोई सोना में डील करते हों, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियों को मना कर देता हो कि भाई हम या तो कैश लेंगे या सोना लेंगे, लेकिन सरकारी प्रतिभूतियाँ हम नहीं लेते हैं, तो इसकी तरलता और कम होगी। तो ऊपर से नीचे अगर हम आएंगे तो इसकी तरलता में कमी आ रही है, तो इस चीज़ का ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन पूछता है UPSC प्रीलिम्स में, तो यहाँ पे ये कॉन्सेप्ट आपको मैंने क्लियर कर दिया है और कोई दिक्कत नहीं होने वाली है आपको। इसके बाद दिक्कत रह जाती है तो मैं हूँ, कमेंट में बताते रहना, हम वहाँ पे सॉल्व करते रहेंगे। अब आते हैं SLR मेन टॉपिक पे। तो SLR क्या है कि ये भी एक तरल संपत्ति का एक रूप है, और SLR संपत्ति यानी एसेट्स है, SLR एसेट्स। ये SLR जो है ये बैंक की संपत्ति होती है। संपत्ति से भी क्वेश्चन पूछते हैं कि बैंक की संपत्ति क्या है, ये भी पूछा जाता है। तो वो वीडियो बता रखा है मैंने, जाकर के देख लेना, पता लग जाएगा आपको, यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो बैंकों की अपनी कुल जमा राशि यानी NDTL क्या होता है, नेट डिपॉजिट और टाइम लाइबिलिटी का एक निश्चित प्रतिशत निर्दिष्ट यानी जो तरल संपत्ति के रूप में आपने रखने को कहा गया, निर्दिष्ट यानी जिस भी तरल संपत्ति को आपको रखने का निर्देश दिया गया, जैसे नगद, सोना और सरकारी बॉन्ड, उसी के रूप में अपने पास रखना अनिवार्य होता है। ये भी अनिवार्य है, और ये
पैसा ऋण देने के लिए उपलब्ध नहीं होगा, सीआरआर में भी नहीं उपलब्ध था और ये भी उपलब्ध नहीं, क्योंकि ये इसको फिक्स तौर पे रिजर्व के तौर पे बैंक को अपने पास रखना होगा इन 3 फॉर्म में, तरलता के 3 फॉर्म में। अब हम बात करते हैं कि जब एसएलआर को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है, आइए देखते हैं। दीदी एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा, एसएलआर को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा, देखो 1000 करोड़ मान लो किसी बैंक के पास एनडीटीएल है, अगर मान लो कि पहले 18% था, 18% था पहले, अब वो उसने क्या कर दिया कि 20% कर दिया है, 20% कर दिया है, तो 1000 करोड़ का 20% कितना होगा, 200 करोड़। तो 1000 करोड़ में से 200 करोड़ घटाएंगे तो 800 करोड़ ही बचेगा। तो बाजार में मार्केट में उस बैंक के पास 800 करोड़ बचेगा, उस 800 करोड़ को वो ऋण देने के काम में लेगा। अब ऋण तो उसके पास तरलता की कमी आ गई ना, क्योंकि पहले 18% था, 20% हो गया, लेकिन बैंक के पास पैसा कम बचा। अगर 18% होता तो केवल 180 करोड़ ही उसको माइनस करने पड़ते, तो 820 करोड़ उसके पास हो जाता, 20 करोड़ फालतू हो जाता। तो यहाँ पे तरलता की कमी आ गई, इसलिए वो क्या करेगा, ब्याज दरों को बढ़ा करके लोन को प्रोवाइड करेगा। और इससे फिर हो सकता है ग्राहक लोन को या तो ले, क्योंकि महंगा पड़ रहा होगा उसको, क्योंकि ऐसा तो नहीं कि 2-4 रुपये का, 100 रुपये का, 5,000 रुपये का कोई लोन लेता है, करोड़ों में लेता है, लाखों में लेता है, तो वो भारी पड़ता है, 1-1%, आधा प्रतिशत। तो इसलिए वो महंगे दर पर क्या करेगा, लोन देगा अगर उसके पास तरलता की कमी आ जाएगी। तरलता कमी कैसे आ रही है, क्योंकि जो आरबीआई है वो ब्याज दरों को बढ़ा दे रही है। यहाँ पे एसएलआर की बात हो तो एसएलआर को बढ़ा दिया, तो वाणिज्यिक बैंकों के पास तरलता की कमी है, क्योंकि एसएलआर के रूप में उसको फिक्स के तौर पे, रिजर्व के तौर पे बैंक अपने पास रख रही है, नकद, सोना और प्रतिभूतियों के रूप में। तो वो ज़्यादा महंगे दरों पर लोन को प्रोवाइड करेंगे और ग्राहक लोन को फिर खरीदने से या लेने से आनाकानी करेंगे, तो इससे उनके हाथ में पैसा कम होगा, तो वस्तु सेवाओं की मांग कम करेंगे, वस्तु सेवाओं की मांग कम करेंगे तो फिर उत्पादक वर्ग जो होगा वस्तु सेवाओं का उत्पादन कम करेगा, इससे फिर क्या होगा, महंगाई, मुद्रास्फीति कंट्रोल में आने लगेगी। तो दरों को बढ़ा बढ़ा रही है, तो इसका मतलब वो संकुचनकारी मौद्रिक नीति को अपना रही है। संकुचनकारी मतलब कि मार्केट से, अर्थव्यवस्था से या बाजार से तरलता को संकुचित करने का काम कर रही है, यानी सोखने का काम कर रही है अगर बढ़ा रही है आरबीआई ब्याज दरों को। ब्याज दर यही तो है, उसके जो इंस्ट्रूमेंट है उसके दरों को बढ़ा देगा, वही उसके ब्याज दर। अब जब घटा देंगे एसएलआर को, क्या होगा कि बैंकों के पास ज़्यादा हो जाए, मान लो कि 16% कर दिया तो 160 करोड़ ही उसको अनिवार्य तौर पर अपने पास ही इन 3 फॉर्म में रखना होगा, नकद, गोल्ड और प्रतिभूतियों के रूप में। अब 1000 में से 160 करोड़ घटाएंगे तो 840 करोड़ उसके पास आ गया एक बैंक के पास। अब वो 840 करोड़ को ऋण देने के काम में लेगी, तो पहले उसके पास कम कैश तरलता थी, अब ज़्यादा है, तो फिर वो सस्ते दरों पर ऋण प्रोवाइड करेगी, तो इससे ग्राहक आकर्षित होंगे और ज़्यादा से ज़्यादा लोन लेने की कोशिश करेंगे। जब लोन ग्राहक ज़्यादा लेंगे, ग्राहक कोई भी हो सकता है, व्यापारी हो सकता है, उत्पादक वर्ग हो सकता है, हम जैसे इंसान हो सकते हैं, आपके टीचर्स हो सकते हैं, कोचिंग इंस्टीट्यूट हो सकता है, कोई भी हो सकता है लोन लेने के लिए। तो वस्तु सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे, जब ज़्यादा करेंगे तो उत्पादक वर्ग जो है, जो प्रोड्यूसर है, वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, वस्तु सेवाओं का उत्पादन करेंगे तो जीडीपी बढ़ेगी, जीडीपी बढ़ेगी तो रोजगार बढ़ेगा, क्योंकि श्रमिकों की भी तो जरूरत पड़ेगी। अपने एक अकेला बंदा थोड़ी इतना ज़्यादा वस्तु सेवाओं का उत्पादन कर देगा, श्रमिकों की तो जरूरत पड़ेगी, एक इंसान बहुत सारा कुछ थोड़ी कर सकता है ना। तो इसलिए कहा जाता है कि आर्थिक, जब ब्याज दर को घटा दिया जाता है तो आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलता है, बल मिलता है, यानी वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा होता है, रोजगार भी ज़्यादा बढ़ रहा होता है, मार्केट में जो तरलता है वो ज़्यादा आ रही होती है, वस्तु सेवाओं की मांग ठीक ठाक पहुँच जाती है। ठीक है, तो इसलिए इसको समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। यदि मैं आपको समझाऊँ नहीं और मैं केवल ऐसे ऐसे रटवा दूँ कि देखो ये चीज़ ये होती है, ये होती है, जब ऐसा बढ़ाएगा तो ऐसा होगा और घटाएगा तो ऐसा होगा, तो वो रटने वाली बात होती है। यहाँ पे जोर मैं दे रहा हूँ आपको समझाने पे, कॉन्सेप्ट को क्लियर करने पे, ताकि आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। कॉन्सेप्ट दिमाग में होगा तो फिर आपको रटने की ज़रूरत पड़ेगी ही नहीं। आप आसानी से किसी को यूँ चुटकियों में बता देंगे, ले भाई मैं तेरे को बताता हूँ एसएलआर क्या होता है, ऐसा, और सीआरआर क्या होता है। और मेरे ख्याल से इसकी बात तो आप, मुझे लगता है कि आप तो शायद किसी टीचर को भी आसानी से बता देंगे, या कोई इंटरव्यू ले रहे हो उसको भी आसानी से बता देंगे कि इसका एसएलआर क्या होता है, कई तरीके से बता देंगे, एग्जाम्पल देके बता सकते हैं। ये मैं आपको कह रहा हूँ, देखना इसके बाद आप आसानी से बता दो किसी को भी। तो एसएलआर आप समझ गए, है ना। अब एसएलआर का मुख्य उद्देश्य क्या है, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना और सरकार की उधारी ज़रूरतों को पूरा करना, इसका उद्देश्य होता है। सरकार की उधारी ज़रूरतों को कैसे करेगी, सरकारी प्रतिभूतियाँ बैंकों के पास कैसे आएगी, आरबीआई बेचेगा जब भी तो आएगी, जब आरबीआई बेचेगा तो तरलता कहाँ जाएगी, आरबीआई के पास, है ना। और वो फिर जो बेच करके फिर वो जो पैसा इकट्ठा करती है आरबीआई, फिर सरकारों को ऋण देती है उसके माध्यम से। तो एसएलआर का मुख्य उद्देश्य क्या हो, बैंकों की तरलता सुनिश्चित करना कि उसके पास तरलता कितनी रहेगी, और सरकार की उधारी ज़रूरतों को पूरा करना, कि सरकार को उधार की भी ज़रूरत पड़ती है तो आरबीआई ही उसको मुहैया कराती है, क्योंकि आरबीआई एक बैंकर के तौर पे भी काम करती है सरकार के लिए, और बैंकों का बैंक भी कहा जाता है आरबीआई को, इस चीज़ का भी ध्यान रखना। क्योंकि बैंकों का बैंक किस लिए कहा जा रहा है, क्योंकि अगर आरबीआई जैसे अभी आगे पढ़ेंगे आप, रेपो रेट के तौर पर काली ऋण देगा एमएसएफ के तौर पर, एसडीएफ के तौर पे, तो इसलिए बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। समय समय पर ये वाणिज्यिक बैंकों को उधार भी देता है, कौन, आरबीआई।
इसलिए इसको बैंकों का बैंक या सरकार का बैंक भी कहा जाता है। दोनों के लिए ये बैंकर का काम करती है। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे चलते हैं जिसका नाम है रेपो रेट। रेपो रेट का मतलब क्या होता है? ये भी एक दर है और मात्रात्मक दर है। अब ये क्या होता है? देखो, आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को ऋण की ज़रूरत पड़ती है। ज़रूरी नहीं है कि जो ग्राहकों से उनको जमा के तौर पे जो पैसे आ रहे हैं वो सफिशिएंट हो सकता है कि उसको कोई उधारी चुकानी हो, तो अल्पकालिक ऋण की मुहैया कराती है कौन? आरबीआई अल्पकालिक ऋण देती है वाणिज्यिक बैंकों को और एक निश्चित दर पे देती है। वो आरबीआई तय करता है। तो ये वह दर है जिस पे आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों को उनके अल्पकालिक धन की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए क्या करती है? ऋण देती है। अल्पकालिक ऋण प्रदान करती है वाणिज्यिक बैंकों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। वो ज़रूरत कुछ भी हो सकता है किसी दूसरे को उधार देना हो, सरकारी प्रतिभूतियाँ खरीदना हो या कुछ और करना हो, उसकी जो भी ज़रूरत रही हो, मेंटेनेंस का इंतजाम करना, मेंटेनेंस करना हो बैंक का, तो ये अल्पकालिक ऋण किससे लेगी? आरबीआई से लेगी। इसलिए बैंकों का बैंक कहा जाता है आरबीआई को, क्योंकि अल्पकालिक ऋण भी प्रोवाइड करते हो, दीर्घकालिक ऋण भी प्रोवाइड करती है बैंक दर के माध्यम से। लेकिन अब बैंक दर तो मेरे ख्याल से अभी इतना ज़्यादा पॉपुलर रहा नहीं, उसका इस्तेमाल नहीं किया जाता है। अब इसका उद्देश्य क्या होता है रेपो रेट का? अर्थव्यवस्था में नकदी को नियंत्रित करना है। अल्पकालिक ऋण देगा और किसी एक निश्चित दर पर देगा, अगर रेट बढ़ा देगा तो फिर बाजार से तरलता को सोखने का काम करेगी आरबीआई इसके दर को बढ़ा करके, है ना। अब हम देखते हैं कि जब रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होगा? वही महंगाई को नियंत्रित करेगी, मुद्रास्फीति को नियंत्रित करेगी। कैसे? जब बढ़ाएगी तो महंगे दर पे वाणिज्यिक बैंक को लोन मिलेगा, है ना। तो बैंक ऋण दरें महंगी हो जाएगी और ज़्यादा पैसा आरबीआई को देना पड़ेगा वाणिज्यिक बैंकों को। उनके पास तरलता की कमी हो जाएगी, बाजार में नकदी की उनके पास, यानी बाजार में, वो बाजार के तो हिस्से हैं, अर्थव्यवस्था के तो हिस्से हैं वो वाणिज्यिक बैंक जो भी है। तो बाजार में नकदी कमी हो जाएगी। जब नकदी कमी हो जाएगी तो ज़्यादा दर पर वो लोन प्रोवाइड करेगी ग्राहकों को, और लोन फिर ग्राहक लेंगे नहीं ब्याज दर बढ़ने के कारण। तो इसलिए लोगों के पास से पैसा कम होगा, जनता के पास पैसा कम होगा, तो वस्तु सेवा की मांग कम करेंगे और उत्पादक वर्ग फिर क्या करेगा? वस्तु सेवा का उत्पादन कम करेगा। इसकी वजह से महंगाई नियंत्रण में आने लगी, क्योंकि महंगाई तो जब भी बढ़ती है ना जब किसी वस्तु सेवा की मांग ज़्यादा कर रहे हैं। सपोज करो कि आप एप्पल के फ़ोन का देखो, वो उसकी मांग बहुत ज़्यादा है ना, और लिमिटेड स्टॉक बना है, तो वो ज़्यादा महंगे दाम पे बिकेगा। और सोचो कि उसकी क्वांटिटी बढ़ा देगा, वो उसकी सप्लाई बढ़ा देगा, तो वही वो हर कोई थोड़ी खरीद पाएगा उसको, तो इसलिए वो फिर सस्ते दरों पर उसको बेचने का सस्ते कीमतों पर उसको बेचने का काम करेगी। तो ये एक क्या बोलते हैं तरीके होते हैं प्रॉफिट कमाने का या फिर अपनी वस्तु सेवा को बेचने का, कि लिमिटेड स्टॉक बनाओ, क्वालिटी बेहतर दो और उसकी डिमांड बहुत ज़्यादा कर दो या पॉपुलर बहुत ज़्यादा कर दो, तो ग्राहक ज़रूर खरीदते हैं। ठीक है ना। इसी तरीके से कार के केस में ले सकते हो या बाइक के केस में ले सकते हो, किसी भी केस में ले सकते हो। वो यानी उसकी मांग ज़्यादा होगी तो फिर कीमतें भी ज़्यादा हो जाएगी। ओके, और कीमतों को कंट्रोल करना है तो फिर आरबीआई क्या करेगी कि लोग वस्तु सेवा की मांग करें ही ना, तो आरबीआई क्या करेगी? ब्याज दरों को बढ़ा देगी, है ना। चाहे कोई भी किसी भी ब्याज दर को, चाहे रेपो रेट को बढ़ाए या सीआरआर को बढ़ाए, एसएलआर को बढ़ाए, किसी को बढ़ाएगी तो हमारी मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। और जब घटाएंगे तो क्या होगा? घटाएंगे तो बैंकों को जो ऋण मिलना है वो सस्ता हो जाएगा। रेपो रेट की दर घटा देंगे तो बैंकों को ऋण सस्ता दर पे मिलेगा, तो उनके पास नकदी ज़्यादा होगी, कैश ज़्यादा होगी, तरलता ज़्यादा होगी, तो वो सस्ते दरों पे ऋण प्रोवाइड करेंगे ग्राहकों को, और ग्राहक आकर्षित होकर के ऋण लेंगे, हाथ में पैसा आएगा, वस्तु सेवा की मांग ज़्यादा करेंगे, और फिर इसी प्रकार से जो उत्पादक वर्ग है वो भी वस्तु सेवा का उत्पादन ज़्यादा करेगा, अर्थव्यवस्था को बल मिलेगा, जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार फिर बढ़ेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इससे कितना आसान है समझना, इसको कोई टफ थोड़ी है। तो रेपो रेट आरबीआई का एक प्रमुख उपकरण है जिसका उपयोग मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने और आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए करता है। तो मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने के लिए, आर्थिक विकास को संतुलित करने के लिए ऐसा करता है। इसीलिए एक क्वेश्चन पूछा भी गया था कि 4 ऑप्शन दे दिए गए, तो पूछा गया था कि निम्नलिखित में से महंगाई को कौन कंट्रोल करता है? तो महंगाई को कंट्रोल आरबीआई करती है। कैसे? अपने मौद्रिक नीतियों के माध्यम से। और रोजगार ऐसे भी पूछा जा सकता है कि निम्नलिखित में से कौन रोजगार को, निवेश को प्रोत्साहन देता है? तो आरबीआई देता है, क्योंकि आरबीआई ही ब्याज दरों को तय करता है। ठीक है ना। और भी बहुत सारे क्वेश्चन बनाए जा सकते, जितने तरीके से तुम बना लो, जितने तरीके से तुम सोचोगे उतना ही तुम्हारा फायदा होगा। अब हम नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट पे मूव ऑन करते हैं। अब आता है रिवर्स रेपो रेट। तो रेपो रेट का मतलब क्या था कि अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड कर रहा आरबीआई किसको? वाणिज्यिक बैंकों को। और यहाँ पे रिवर्स रेपो रेट का मतलब क्या हो जाता है? उल्टा हो जाता है। अब यहाँ पे वाणिज्यिक बैंक आरबीआई को ऋण प्रोवाइड करेंगे, लेकिन यहाँ पर आरबीआई उनको कोई ब्याज नहीं देगा, लेकिन सिक्योरिटी रखता है वो, यानी वह दर है जिस पर आरबीआई वाणिज्यिक बैंकों से उनकी अधिशेष निधि उधार लेता है। आरबीआई उनकी अधिशेष निधि उधार लेता है, बदले में उनको सिक्योरिटी देता है।
उद्देश्य अर्थव्यवस्था में अतिरिक्त नकदी को अवशोषित करना इसका उद्देश्य होता है। जब बैंकों के पास सरप्लस आ जाता है तो आरबीआई रिवर्स रेपो रेट के माध्यम से उनके सरप्लस को सोखने का काम करती है, उनकी तरलता को सोखने का काम करती है। और कैसे, बढ़ा करके या घटा करके। बढ़ाएगी तो सोखेगी और घटाएगी तो इंजेक्ट करेगी मार्केट में तरलता को। तो आइए वही देखते हैं कि जब रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाता है तो क्या होता है। रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा दिया जाएगा तो बैंक जो है आरबीआई को अधिक पैसा देगा, है ना। मान लो कि 6% 7% कर दिया तो ज़्यादा देगा। मतलब 100 करोड़ हैं बैंक के पास तो 7% कितना हो गया 100 करोड़ का, 7 करोड़। तो 7 करोड़ वो किसको दे देगी, आरबीआई को रखेगी उसके पास। और उसके बदले में कोई उनको ब्याज नहीं मिलेगा लेकिन सिक्योरिटी मिलेगी, प्रतिभूतियाँ मिलेगी। बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम नकदी बचेगी। फिर रिवर्स रेपो रेट को बढ़ा देगी तो बैंकों को क्या होगा, बैंकों के पास ऋण देने के लिए कम नकदी बचेगी तो इसलिए वो अब ब्याज दरों को बढ़ा करके ऋण देगी, क्योंकि सबके लिए ऋण दे नहीं पाएगी, वो पैसा कम होगा उसके पास। और इससे फिर मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वस्तु सेवाओं की मांग लोग कम करने लगेंगे जब उनके पास पैसा ही नहीं होगा। पैसा क्यों नहीं होगा, क्योंकि ब्याज दर को बढ़ा दिया है वाणिज्यिक बैंकों ने, इसलिए लोन लोग कम ले रहे हैं, ग्राहक, व्यापारी, आम जनता। और जब घटा देंगे तो क्या होगा, रिवर्स रेपो रेट, बैंक आरबीआई को कम पैसा देगा और उनके पास नकदी अधिक मात्रा में होगी, यानी कैश या तरलता। और फिर होगा क्या कि लोग वो सस्ते दरों पे लोगों को, ग्राहकों को ऋण देंगे और ग्राहक खरीदेंगे आकर्षित होकर के, मतलब लोन को लेंगे, ऋण को लेंगे और वस्तु सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे। तो फिर उत्पादक और वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा करेगा तो इससे आर्थिक बल मिलेगा, अर्थव्यवस्था को आर्थिक बल मिलेगा, आर्थिक विकास को आर्थिक बल मिलेगा और जीडीपी बढ़ेगी, रोजगार भी बढ़ेगा। इस प्रकार से आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा, है ना। रिवर्स रेपो रेट आरबीआई का एक महत्वपूर्ण उपकरण है जिसका उपयोग वे बाजार से अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए करता है, अतिरिक्त तरलता को सोखने के लिए। इस चीज़ को ध्यान रखना। नेक्स्ट ये करते हैं, ठीक है, उसमें थोड़ी कमी है। तो अब हम बात करते हैं स्थायी जमा सुविधा यानी एसडीएफ, ये क्या होता है। तो सबसे पहले तो आपको जानना कि ये भी एक क्या है, उपकरण है, मात्रात्मक उपकरण है और ये पॉलिसी कॉरिडोर का एक हिस्सा होती है। कि अभी बताता हूँ पॉलिसी कॉरिडोर क्या होता है। सबसे पहले हम जानते हैं कि एसडीएफ क्या है। कि ये रिवर्स रेपो रेट है ना, उसी का ही एक संशोधित रूप है। तो इसमें क्या होता है कि बिना कोलेटरल के, बिना सिक्योरिटी के जो वाणिज्यिक बैंक हैं अपना पैसा आरबीआई के पास रखती है। ये हुआ, यह एक ओवरनाइट जमा सुविधा है जिसके तहत बैंक आरबीआई के पास अपनी अधिशेष तरलता जमा करते हैं और इसमें नकदी ही प्राथमिकता उपकरण, नकदी ही प्राथमिक उपकरण होता है, ये नकदी के रूप में ही लिया जाता है, यही एक प्राथमिक उपकरण होता है इसमें एसडीएफ में। और बिना किसी सरकारी सिक्योरिटी के कोलेटरल के जमा करती है आरबीआई के पास, कौन, कमर्शियल बैंक। ओवरनाइट जमा सुविधा भी कहा जा सकता है कि जमा उस कैश को जमा करती है आरबीआई के पास, तो ओवरनाइट है। तो ओवरनाइट एक एमएसएफ भी है। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि नीतिगत गलियारे में पॉलिसी कॉरिडोर क्या है। ये 3 आते हैं नीतिगत गलियारे में, पॉलिसी कॉरिडोर में। सीमांत स्थायी सुविधा यानी एमएसएफ, और इसको ऊपरी सीमा कहा जाता है। ऊपरी सीमा क्यों कहा जाता है अभी बताता हूँ आपको। फिर एक होता है रेपो रेट जो मध्यम सीमा के अंतर्गत आता है, उसको नीति दर भी कहा जाता है। फिर एक होता है स्थायी जमा सुविधा जो अभी हमने अभी देखा पढ़ा, इसको निचली सीमा कहा जाता है। तो जो रेपो रेट होता है ना, इसकी दर जो भी है तो ठीक उससे ज़्यादा दर पे एमएसएफ को दिया जाता है। एमएसएफ को मतलब एमएसएफ की दरें तय की जाती है रेपो रेट से ज़्यादा। और ये दंडात्मक दर कहा जाता है। दंडात्मक दर पे यानी ऋण प्रोवाइड करती है आरबीआई किसको, वाणिज्यिक बैंकों को। और इसको ओवरनाइट ऋण इसको भी कहा जाता है, सीमांत स्थायी सुविधा को और स्थायी जमा सुविधा को भी। और इसको निचली सीमा इसलिए कहा जाता है कि रेपो रेट से इसकी दरें कम होती है, बस इतना से ध्यान रखना। रेपो रेट से अगर ज़्यादा दर है तो एमएसएफ के तहत दिया जाएगा और रेपो रेट से कम है तो एसडीएफ के तहत जमा करेगी आरबीआई अपने पास बिना कोलेटरल के। इस चीज़ का ध्यान रखना, यहाँ फंसा सकता कोलेटरल वाला किस्सा। तो एसडीएफ ने अब रिवर्स रेपो रेट की जगह ले ली है। रिवर्स रेपो रेट की जगह एसडीएफ इंस्ट्रूमेंट को इस्तेमाल करती है और ये मौद्रिक नीति गलियारे के निचली सीमा के रूप में कार्य करता है। अब हम बात करते हैं कि जब एसडीएफ को बढ़ा देगी तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या इम्पैक्ट पड़ेगा दरों पर। यदि एसडीएफ दर को बढ़ा देगी यानी वाणिज्यिक बैंकों को आरबीआई के पास ज़्यादा पैसा जमा करना पड़ेगा और फिर उनके पास तरलता यानी नगद कम बचेगा। तो नगद कम बचेगा तो यानी महंगे दर पे वो ऋण देगी, बढ़ा भी सकती है, स्थिर भी रख सकती है। और इस प्रकार से फिर वस्तु सेवाओं की मांग कम होगी और उत्पादक वस्तु सेवाओं की उत्पादन कम करेगा। तो इस प्रकार से मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी, क्योंकि वस्तु सेवाओं की मांग कम हो गई इस वजह से। तो मुद्रास्फीति कम होने का, नियंत्रण मानने का मतलब क्या है कि वस्तु सेवाओं की मांग कम हो गई है। अब जब घटा देंगे एसडीएफ को तो क्या होगा कि बैंकों के पास, आरबीआई के पास बैंकों को कम पैसा जमा करना पड़ेगा तो उनके पास ज़्यादा नकदी बचेगी और फिर ब्याज दरों को घटा देगी और ग्राहक आकर्षित होंगे ऋण लेने के लिए। तो ज़्यादा ऋण लेंगे, उनके हाथ में पैसा आएगा, वस्तु सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे और फिर उत्पादक वर्ग वस्तु सेवाओं का उत्पादन भी ज़्यादा करेंगे और जीडीपी बढ़ेगी, फिर रोजगार भी बढ़ेगा। इससे आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। इतना आसान है, कोई दिक्कत।
और एसडीएफ आरबीआई का एक नया और मौद्रिक नीति उपकरण है जो बिना कोलैटरल के तरलता का प्रबंधन करता और नीति गलियारे का आधार बनाती है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, इंस्ट्रूमेंट है एमएसएफ। एमएसएफ क्या है? तो ये भी पॉलिसी कॉरिडोर का ही एक हिस्सा है और इसको ऊपरी सीमा कहा जाता है। इसको ओवरनाइट ऋण की सुविधा कहा जाता है। ओवरनाइट ऋण यानी एक रात का अगर ऋण लेना है वाणिज्यिक बैंकों को तो एमएसएफ के तहत लिया जाता है, ले सकते हैं वो। और रेपो रेट से ज़्यादा दर पे लेते हैं, इसलिए इसको दंडात्मक दर भी कहा जाता है। दंडात्मक दर पर एमएसएफ के तहत कोई भी वाणिज्यिक बैंक आरबीआई से ओवरनाइट ऋण लेता है। यानी एक प्रकार की सुविधा है जो जब उनके पास गंभीर कैश की कमी होगी तब वो रातों रात क्या करते हैं, आरबीआई से ऋण लेते हैं दंडात्मक दर पर। यही है। और क्या यहाँ पे कोलेटरल रखना पड़ता है? हाँ, यह रेपो रेट से अधिक दर पर होता है और सरकारी प्रतिभूति के बदले में दिया जाता है। तो कुछ सरकारी प्रतिभूति यहाँ पर रखनी होती है और रेपो रेट से ज़्यादा दर पे लिया जाता है। इसको ऊपरी सीमा कहा जाता है और ये पॉलिसी कॉरिडोर का हिस्सा है। अब हम बात करते हैं कि जब एमएसएफ को बढ़ा दिया जाएगा तो क्या होगा। यदि एमएसएफ को बढ़ा दिया जाता है तो बैंक आरबीआई से कम उधार लेते हैं। क्यों बढ़ा देगा? तो फिर उनको ब्याज दर ज़्यादा देना पड़ेगा ना, तो उनके पास नकदी कम बचेगी। नकदी कम बचेगी तो फिर वो ग्राहकों को ज़्यादा दर पे ऋण प्रोवाइड करेगी तो ग्राहक खरीदेंगे नहीं, तो वस्तु सेवाओं की मांग कम कर देंगे। तो इससे मुद्रास्फीति नियंत्रण में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि वस्तु सेवाओं की मांग कम कर दी है। वस्तु सेवाओं की मांग कम क्यों हो गई है? क्योंकि ब्याज दर को बढ़ा दिया है। तो इस प्रकार से उत्पादक वर्ग वस्तु सेवाओं का उत्पादन कम कर देंगे, है ना। जब एमएसएफ दर घटती है तो क्या होता है? एमएसएफ दर जब घटती है तो क्या होता है? बैंक आरबीआई से अधिक उधार लेते हैं। बैंक जो आरबीआई से अधिक उधार लेते हैं और बाजार में फिर नकदी अधिक हो जाएगी, यानी उनके पास नकद जो है, कैश जो है वो ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि एमएसएफ के रेट उन्होंने गिरा दिया, आरबीआई ने कम कर दिया। तो पहले उनको ज़्यादा ब्याज के तौर पे देना पड़ता, अब कम देना पड़ेगा। तो जो कम दे रहे वही उनके पास ज़्यादा नकद के रूप में बचेगा और फिर क्या करें, ग्राहकों को कम ब्याज दरों पर वो ऋण को प्रोवाइड करेंगे। ग्राहक आकर्षित होकर खरीदेंगे, वस्तु सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे और फिर उत्पादक वर्ग जो वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा करेंगे, जीडीपी को बल मिलेगा, बढ़ेगा, रोजगार बढ़ेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। ले दे करके वही है ना। आर्थिक विकास को बढ़ावा कैसे मिलेगा? मुद्रास्फीति को कंट्रोल कैसे किया जाएगा। नेक्स्ट इंस्ट्रूमेंट, अंतर देखो क्या है, इंपॉर्टेंट है। इसको समझ जाओगे तो फिर अब कभी भी दिक्कत नहीं होने वाली। एमएसएफ क्या होता है, रेपो रेट क्या होता है, एसडीएफ क्या होता है, तीनों ही पॉलिसी कॉरिडोर का हिस्सा हैं। एमएसएफ क्या होता है? ये आपातकालीन ऋण मुहैया प्रदान फैसिलिटी प्रदान करता है आरबीआई द्वारा। तो आरबीआई आपातकालीन ऋण या ओवरनाइट ऋण की फैसिलिटी प्रोवाइड करता है वाणिज्यिक बैंकों को। और रेपो रेट क्या है कि अल्पकालिक ऋण प्रोवाइड करता है। और एसडीएफ क्या होता है कि बैंकों की अधिशेष जमा सुविधा प्रदान करता है, यानी जो बैंकों के पास जो सरप्लस आ गया है वो आरबीआई के पास उनको रखना होता है। और जब कम होगा तो फिर क्या प्रभाव पड़ेगा, अभी हमने कुछ समय पहले बात की। और जब एसडीएफ के रेट ज़्यादा होगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे देखो अभी ब्याज दर क्या होगा कि रेपो रेट से ये अमूमन सामान्य तौर पे अधिक होता है। रेपो रेट से कंपलसरी नहीं है, इसी के ध्यान रखना, फंसा सकता है यूपीएससी कि कंपलसरी आरबीआई जो है कंपलसरी यानी आवश्यक होता, अनिवार्य होता है उसको रेपो रेट से ज़्यादा रखना है। ऐसा जरूरी नहीं है, ये सामान्य तौर पर ऐसा करती है, दंडात्मक दर पर करती है, जरूरी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। और जो रेपो रेट है वो नीतिगत दर पर ब्याज दरों को रखती है और ये रेपो रेट से कम रखती है एसडीएफ। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या इसमें रखना अनिवार्य है, कोलेटरल इसमें देना अनिवार्य है एमएसएफ में, बिल्कुल। और रेपो रेट में भी अनिवार्य है, एमएसएफ में भी अनिवार्य है, लेकिन इसमें आवश्यक नहीं है एसडीएफ में। लेकिन रिवर्स रेपो रेट में था, लेकिन उसी की जगह एसडीएफ को लाया गया है, तो इसमें आवश्यक नहीं कोलेटरल को रखना। उद्देश्य क्या है दोनों के? तरलता की गंभीर कमी को पूरा करना। जब भी किसी वाणिज्यिक बैंक के पास तरलता की कमी हो जाती है तो ओवरनाइट वो ऋण ले सकता है एमएसएफ के दरों के तहत। और ये अल्पकालिक तरलता का प्रबंधन करता है कौन? रेपो रेट। और ये अधिशेष तरलता को अवशोषित करने का काम करता है। नीतिगत गलियारा का हिस्सा हैं तीनों। और एमएसएफ को ऊपरी सीमा कहा जाता है क्योंकि रेपो रेट से ज़्यादा दर पर ये फैसिलिटी प्रदान की जाती है। और ये मध्यम सीमा है और ये निचली सीमा है, बस इतना ही याद रखना है आपको। और ये तीनों जो है आरबीआई के मौद्रिक नीति गलियारे का निर्माण करते हैं जो अर्थव्यवस्था में ब्याज दरों और तरलता को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने में मदद करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन, यहाँ से यूपीएससी ने लगातार क्वेश्चन पूछे हैं। यूँ मान लो कि 3-4 साल तो लगातार ओपन मार्केट ऑपरेशन से क्वेश्चन पूछे, इतना इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसलिए उसको समझना बहुत ज़्यादा जरूरी है आपके लिए। ओपन मार्केट ऑपरेशन का मतलब क्या है कि जो अभी हमने सिक्योरिटी की बात की थी ना, तो सिक्योरिटी के माध्यम से क्या करती है आरबीआई, पैसों को जुटाने का काम करती है और बाजार में तरलता को कम करने का या इंजेक्ट करने का काम करती है। कैसे काम करती है? तो सबसे पहले तो आपको जानना है कि ओएमओ है क्या, कि आरबीआई द्वारा बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को बेचना या खरीदना ओएमओ कहलाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन कहलाता है। और उद्देश्य क्या होता है? अर्थव्यवस्था में मुद्रा पूर्ति को विनियमित करना। मुद्रा पूर्ति को विनियमित करना, मुद्रा पूर्ति का विनियमित करने का मतलब है कि कब वो मुद्रा को मार्केट में इंजेक्ट करे या कब मुद्रा को मार्केट से सोख ले। तो खरीदेगी तब क्या होगा और जब बेचेगी तो क्या होगा। तो आरबीआई जब
OMO के माध्यम से सॉरी यहाँ देखो, OMO के माध्यम से जब प्रतिभूतियों को खरीदेगी आरबीआई तो क्या होगा, जब खरीदेगी तो इसका मतलब वो इंजेक्ट करेगी पैसा। खरीदेगी तो पैसा किसको देगी, खरीदने फ्री में तो देगी नहीं वाणिज्यिक बैंक, तो वाणिज्यिक बैंकों से खरीदेगी तो उसको पैसा देगी, कुछ पैसा देगी तो बैंकों के पास अधिक पैसा आएगा और बाजार में नकदी बढ़ेगी। तो फिर वो ब्याज दरों को वो वाणिज्यिक बैंक क्या करेंगे, घटाएंगे और सस्ते दरों पर ऋण को प्रोवाइड करेंगे ग्राहकों को। ग्राहक आकर्षित होंगे, उसको ऋण को लेंगे, उनके पास पैसा आएगा, वस्तु सेवाओं की मांग ज़्यादा करेंगे, उत्पादक वर्ग भी खुश हो जाएगा, वही वस्तु सेवाओं का उत्पादन ज़्यादा करेगा, जीडीपी बढ़ेगी और फिर रोजगारी बढ़ेगा, आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा। तो जब वो खरीदेगा तो आर्थिक विकास को बल मिलेगा। कौन, आरबीआई जब प्रतिभूतियों खरीदेगी। और जब बेचेगी तो फिर क्या होगा कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करेगी, बाजार से तरलता को सोखने का काम करेगी। तो जब बेचेगी तो वाणिज्य बैंक को तो बेचेगी या किसी और को जिसको भी बेचेगी तो उससे उसका पैसा अपने पास रखेगी, यानी बाजार से तरलता को सोख करके अपने पास लेकर के आ रही है वो आरबीआई। तो जब बेचेगा तो बैंकों के पास पैसा कम बचेगा, नकदी घटेगी और फिर वो ब्याज दरों को बढ़ा करके ऋण को प्रोवाइड करेगी और फिर ऋण ग्राहक जो हैं वो कम लेंगे और पैसा हाथ में नहीं होगा तो वस्तु सेवाओं की मांग कम करेंगे। मांग कम करेंगे तो उत्पादक वर्ग भी क्या कर देगा, उन वस्तु सेवाओं का उत्पादन कम कर देगा, तो फिर मुद्रास्फीति कंट्रोल में आ जाएगी। तो OMO आरबीआई का एक लचीला और प्रभावी उपकरण है जिसका उपयोग वह दैनिक आधार पर बैंकिंग प्रणाली में तरलता को संतुलित करने के लिए काम करता है। तो यहाँ पर ध्यान रखना, दैनिक आधार पर करता है, OMO इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। दैनिक आधार पर बैंकिंग प्रणाली में तरलता को संतुलित करने का काम करती है, तो वो OMO के तहत किया जाता है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के तहत। तो मात्रात्मक उपकरण आपका हो गया है। नेक्स्ट जो वीडियो मैं लेकर के आऊँगा वो आरबीआई के गुणात्मक उपकरण को ऊपर में बनाऊंगा, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। कैसा लगा वीडियो आपको, और किसी प्रकार की कोई दिक्कत हुई है, नहीं समझ में आया तो कमेंट आपके लिए खुला है, कमेंट जरूर करते रहें भाई। मैं देखता हूँ कि वीडियो देखते नहीं, पता नहीं उन स्टूडेंट्स के पास, एस्पिरेंट के पास पहुँच पाता नहीं पहुँच पाता। वैसे भी तो माइंडसेट ऐसा बना हुआ है कि जो सक्सेस है या जो नामी ग्रामी इंस्टीट्यूट है उन्हीं पर भरोसा किया जाता है, लेकिन एस्पिरेंट को ये पता नहीं है ना कि कितने रिजल्ट ला करके दे रहे हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूट है जिस पर आप भरोसा कर रहे हो। आपको पता नहीं होगा हिंदी मीडियम का मात्र 10 से 20 ही सिलेक्शन हो पाता है, 7 से 800 सीट होती है ना, तो मात्र 20 ही सिलेक्शन हो पाता है हिंदी मीडियम का, इतना रिजल्ट गिर गया है। तो फिर भी आपको यकीन करना कोचिंग इंस्टीट्यूट पे। मैं इसलिए बताऊं कि कोचिंग इंस्टीट्यूट कंपलसरी नहीं है, अगर जिसका बेस क्लियर नहीं है ना तो वो कोचिंग इंस्टीट्यूट को ज्वाइन करे। तो जो जिस तरीके से बता रहा हूँ ये भी वो भी वहीं पे बताएंगे, बस ये होगा कि वो फैसिलिटी मुझसे ज़्यादा देंगे, आपको एसी में बैठाएंगे, चेयर पे बैठाएंगे, बहुत आराम आराम से बोलेंगे और सामने मौजूद होंगे, लेकिन हर कोई सवाल तो पूछता नहीं है। हार्श रियलिटी आप देखो ना, कौन रिजल्ट दे रहा है। तो एक अगर टॉपर हो जाता है, 2 सिलेक्शन हो जाता है, 2 का 3 का हो जाता है, तो उसके बारे में तो सब बात करते हैं, लेकिन जो फेल हो जाता है तो उसके बारे में कोई क्यों नहीं बात करता है। फेलियर क्या इंसान नहीं होते हैं क्या। वैसे भी आप इस चीज़ की तैयारी कर रहे हो तो आप में से बहुत सारे फेल होंगे, तब आपको फील होगा कि हाँ मुझे कौन वैल्यू दे रहा है, कौन नहीं दे रहा। संघर्ष को जो इंसान जब भी वैल्यू देता है जब आप सक्सेस हो जाते हो, और उससे पहले कितना भी आप मेहनत कर लो, संघर्ष कर लो, कोई आपको पूछने वाला नहीं है। खैर छोड़, हटाओ इनको। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसको देखने के लिए, नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए सब्सक्राइब कर लेना, इतना ही रिक्वेस्ट कर सकता हूँ आपको। बाकी आपकी मर्जी, जैसे भी आपको लगेगा वैसा आप कर सकते हो, ठीक है। और वीडियो को शेयर कर देना हो सके तो। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सभी के जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।